क्या आपने कभी सोचा है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इतने पैसे कैसे कमाते हैं? लैक्स से लेकर करोड़ तक की सैलरीज कैसे पॉसिबल है? क्या ये सच है कि जूनियर बैंकर्स भी लैक्स में कमा लेते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं। हाउ डू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मेक मिलियंस? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसने फाइनेंस वर्ल्ड में ऑलमोस्ट मिथिकल स्टेटस अचीव कर लिया है, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इतने पैसे कैसे कमाते हैं? एमबीए स्टूडेंट्स, सीए एस्पायरेंट्स और सीएफए कैंडिडेट्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लैक्स से लेकर करोड़ तक की सैलरीज कैसे पॉसिबल है, और क्या ये सच है कि जूनियर बैंकर्स भी लैक्स में कमा लेते हैं? आज हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पेचेक्स इतने बड़े क्यों होते हैं और रियल इंडियन डील्स के एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक्चुअल में बैंक को कितना पैसा मिलता है और फिर वो बैंकर्स तक कैसे पहुंचता है। सो फर्स्ट स्टेप में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं। फर्स्ट इज एडवाइजरी फीस। M&A डील्स पर बैंक्स को ट्रांजैक्शन की वैल्यू का टिपिकली 1 to 2% मिल जाता है। ओके, इट कैन बी अ लोअर अमाउंट ऑल्सो अगर वो बहुत बड़ी डील है, या परसेंटेज थोड़ा सा और ज्यादा भी हो सकता है अगर वो बहुत छोटी डील है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बड़े डील्स पर ये परसेंटेज कम हो सकते हैं, लेकिन अमाउंट फिर भी सब्सटेंशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल डील का एग्जाम्पल देता हूं। जब 2019 में बंधन बैंक ने गृह फाइनेंस को एक्वायर किया, दैट वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लोज टू 88,000 करोड़ के आसपास की वो डील थी। तो एडवाइजर्स को कितना पैसा मिला होगा, इमेजिन, राइट? सो इट वुड इजीली बी अराउंड 150-200 करोड़ तो इजीली एक डील से इन्होंने कमाया होगा। ओके, नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग फीस। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, या फिर अगर कोई कंपनी बॉन्ड इश्यू कर रही है तो इन ट्रांजैक्शंस पर बैंक्स को 3 to 7% का फीस मिल सकता है। तो ये फीस बैंक्स को कैपिटल रेज करने के लिए मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो जब अपना आईपीओ लेकर आया, सो दैट वाज अराउंड 9,300 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ की फीस आसपास अर्न की होगी, राइट? आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरऑल नंबर जिससे आपको एक आइडिया लग सके। लीड बैंकर्स जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट स्विस, कोटक महिंद्रा, इनको इस अमाउंट का सिग्निफिकेंट पोर्शन इन्होंने शेयर किया। तीसरा रेवेन्यू मॉडल होगा सिंडिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब बैंक्स डील्स को सिंडिकेट करते हैं, मतलब मल्टीपल इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, तब भी उन्हें फीस मिलती है। आपने देखा होगा जब रिलायंस ने 2020 में 53,000 करोड़ का राइट इशू लॉन्च किया था, तब इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बड़ी फीस अर्न की थी। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। अब हम देखेंगे कि बैंक के रेवेन्यू का कितना हिस्सा इंडिविजुअल बैंकर्स तक पहुंचता है। सो व्हाट इज द रेवेन्यू स्प्लिट इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स? टिपिकल इन्वेस्टमेंट बैंक अपने टोटल रेवेन्यू का 40 to 50% कंपेंसेशन में स्पेंड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पीएनएल में सबसे बड़ा खर्चा कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेशन का है। ये कंपेंसेशन का एक पूल बनता है जो एम्प्लॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंडियन बल्ज ब्रैकेट बैंक्स, जो भी ग्लोबल बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ये सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लेकिन स्लाइटली लोअर परसेंटेज भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल कंपेंसेशन स्ट्रक्चर की बात करें, पहले होता है बेस सैलरी एंड फिर उसके ऊपर होता है एक बोनस का सिस्टम। एंड बोनस का साइज डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, वो टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, एंड इनफैक्ट मार्केट की कंडीशंस क्या है। अगर सीनियर बैंकर्स की बात करें तो उनका कंपेंसेशन हेवीली बोनस ओरिएंटेड होता है, जो कि 100% से 300% तक हो सकता है बेस सैलरी का। तो चलिए कॉम्पेंसेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। हम देखेंगे कि हायरार्की के हर लेवल पर क्या कॉम्पेंसेशन मिलती है, एंड इंडियन स्पेसिफिक थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर एनालिस्ट लेवल की बात करें, जो कि 0 से 2 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले हैं, उनका बेस करीब 15 से 20-25 लाख तक हो सकता है, इनफैक्ट 30 भी जा सकता है। बोनस इज 5 to 15 lakhs, राइट? सो टोटल आप 20 से 40 का एक अजम्पशन लेकर के चल सकते हैं।
गोल्डमैन सैक्स या मोर्गन स्टैनली, इनमें जो फ्रेश IIM ग्रेजुएट्स अगर ज्वाइन कर रहे हैं राइट इन देयर मुंबई ऑफिस, तो दे कैन एक्सपेक्ट कि हाँ 25-30 lakhs दे आर गेटिंग. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट एसोसिएट्स जिनका एक्सपीरियंस लेवल 2 to 5 years के बीच में रहेगा, then for them the base salary could be somewhere between 25 to 45 lakhs and the bonus component could be 15 to 30 lakhs. So the total compensation could be around 40 to it can go up to 75 lakhs as well. Next vice president की बात करते हैं. VP level पर when you are crossing 5 years plus experience, तो base salary could be somewhere around 50 to 80 lakhs, right? And then the bonus component could be 30 to 80, right? So their total compensation could be upwards of 80 lakhs, right? In fact, अगर कोई मान लीजिए VP है जो multiple deals close करवा रहा है एक साल में, right? So he can get of course upwards of 1.2-1.5 crores as well. And then if we talk about director level or executive director level, then their compensation can be base salary could be from 80 lakhs to 1.5 crores or so, and bonus could be 70 lakhs to 2 crores around, and so overall compensation could be 1.5 to 3.5 crores. And lastly, if we talk about managing director, that is 12 plus years, then their compensation could be anywhere between 3.5 and onwards. It can be even upwards of 10 crores as well, because they get maximum portion on their bonuses. इनकी बेस सैलरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट बोनस इज द मेजर कॉम्पोनेंट. अब कुछ रियल डील्स से एनालाइज करते हैं कि बैंकर्स इतने पैसे कैसे कमा लेते हैं. आपको अगर याद हो, जियो प्लेटफॉर्म्स ने 2020 में करीब $20 बिलियन रेस किए थे, करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास, जिसमें फेसबुक, गूगल और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था. उस एक ट्रांजैक्शन में जो बैंकिंग फीस गई होगी करीब $60 to 80 मिलियन. तो उस डील में हाँ कुछ MD भी इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्टर्स भी होंगे, VPs भी होंगे, 8 से 10 एसोसिएट एनालिस्ट भी होंगे. वो सब उस फीस को शेयर करेंगे, राइट. तो हो सकता है MD को 8 से 10 करोड़ का बोनस का इम्पैक्ट मिल जाए, राइट. डायरेक्टर्स को 1.5 to 3 करोड़, VPs पर 50 to 80 lakhs एंड एसोसिएट्स को भी 15 to 25 lakhs का एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है, राइट. Then if we talk about 2022 का biggest merger of all, right, HDFC Bank and HDFC Limited, which was a I think close to $40 billion merger, so which was India's largest. So इसमें भी करीब 50 to 70 million की फीस हो सकती है. So Morgan Stanley, HDFC Securities, then JP Morgan, Goldman Sachs, all these banks have been involved. Equity capital markets में 50 to 100% का बोनस मिल सकता है जब आप IPOs लेकर के जा रहे हो, राइट. सो VPs आर गोइंग टू गेट गुड पैकेजेस, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर गोइंग टू गेट गुड बोनसेस जब मार्केट में बहुत ज़्यादा IPOs आ रहे हैं. सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री. अब देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि कौन करोड़ कमाएगा और कौन सिर्फ कंफर्टेबल सैलरी तक ही सीमित रहेगा. सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव इज डील मेकिंग एबिलिटी. उन्हें बोला जाता है रेन मेकर्स. ऐसे बैंकर्स जो कंसिस्टेंटली डील्स लेकर आते रहते हैं अपने रिलेशनशिप्स के थ्रू. क्लाइंट्स इनको ट्रस्ट करते हैं एंड ये रिपीटेड बिजनेस लेकर आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए. इनको इंडस्ट्री की डीप नॉलेज है, डीप कनेक्शंस है, देन दे कैन जनरेट गुड अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लाइंट रिलेशनशिप्स. अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाते हो की डिसीजन मेकर्स के साथ, CEOs के साथ, CFOs के साथ, प्रोमोटर्स के साथ, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू पे यू ऑफ. ट्रस्ट फैक्टर इज इंपॉर्टेंट. क्लाइंट स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये वाला बैंकर ही चाहिए, राइट. इफ यू हैव सीन सीरीज लाइक सूट्स, राइट, यू विल अंडरस्टैंड दैट. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट नीड्स बियॉन्ड जस्ट ट्रांजेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कोटक महिंद्रा बैंक के टॉप ऑफिशियल्स के बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स है इंडियन बिजनेस फैमिलीज के साथ. सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर इन्वाइटेड टू फैमिली फंक्शंस, पर्सनल इवेंट्स. हिज क्लाइंट्स won't do deals without consulting such officials of Kotak Mahindra. And then you also need specialization. Industry expertise भी ज़रूरी है, चाहे वो टेक में हो या हेल्थ केयर या एनर्जी, राइट. प्रोडक्ट एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप M&A में स्पेशलिस्ट हैं या इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में या डेट कैपिटल मार्केट्स में. एंड सम पीपल विल हैव ज्योग्राफिक एक्सपर्टीज कि आप
किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, आप इंडिया में फंड रेजिंग के लिए यू आर हैविंग अ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज, सो दीज एक्सपर्टीज इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ हायर कंपेंसेशन। एंड ऑफ कोर्स टॉप टियर बैंक्स, जितना ज़्यादा बड़ा बैंक राइट उतना ज़्यादा आपको कंपेंसेशन ऑफर किया जा सकता है। बल्ज ब्रैकेट बैंक्स की अगर बात करें, गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, दे पे good deals. In fact, top Indian banks also like Kotak, Avendus, Axis, they also pay good compensation. But difference ये है कि same experience level पर Goldman आपको 50 to 100% ज़्यादा compensation दे सकता है as compared to Indian banks. And then फिर आप कैसा perform कर रहे हो, that also matters, right? Being in the right sector during boom periods and managing to perform even during downturns, that is when you will get the real value. So now let us talk about why the high pay. Is there any hidden reality, right? इस high compensation के पीछे कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से इनको इतनी ज़्यादा पे मिल रही है. So first thing is of course the lifestyle trade-offs. 80 to 100 hour work weeks is no joke, right? Especially at junior levels. आपको constantly available रहना पड़ेगा clients के लिए. आपको high stress environment के लिए prepare होना पड़ेगा. And yes, there will be some personal life sacrifices. So this is something you have to be ready for. And फिर इसमें आप काफ़ी investment करके भी जा रहे हो, right? So you will be required to have an expensive degree, right? From IIMs, maybe foreign MBAs, which is going to cost you in lakhs. Years of knowledge, specialization is required. कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहना पड़ता है, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज डेफिनेटली देयर. सो अल्टीमेटली बैंकर्स अर्न अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू दैट दे हेल्प टू क्रिएट, राइट? एक बैंकर अगर एक 10,000 करोड़ की डील एग्जीक्यूट करवा रहा है तो उसमें से एक छोटा सा परसेंटेज उन्हें मिलता है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज व्हाट बिकम्स देयर कंपेंसेशन. सो अब समझते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो क्या पाथ हो सकता है, राइट? हाउ टू बिकम अ हाईली पेड इन्वेस्टमेंट बैंकर. फर्स्ट इज टू हैव अ गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, राइट? यू कैन बी फ्रॉम IITs, IIMs और SRCC, right? Or any other top reputed college. You need to have relevant degrees like MBA Finance or CA or CFA. Then have academic excellence. That also matters for your first job. नेक्स्ट जॉब से आपकी एक्सपीरियंस मैटर करेगा, पर फर्स्ट जॉब के लिए these certifications, these qualifications matter, right? And also skills matter a lot. So आपकी early career strategy क्या रहनी चाहिए? You should target internships at investment banks. आपको financial modeling skills build करने चाहिए. You should be networking. Networking is very crucial. Alumni connections बनाएं. Remember that every successful banker started as an analyst, जिन्होंने 100 hour work weeks काम किए होंगे, राइट? और याद रखिए, बैंकिंग में सक्सेस सिर्फ टेक्निकल स्किल से नहीं आती. कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है. आई होप आप समझ पाए होंगे अबाउट द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री. कमेंट्स में बताएं कि क्या आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैरियर कंसिडर कर रहे हैं और स्पेसिफिक कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में और जानना चाहते हैं. अगर आप ऑलरेडी फाइनेंस में हैं तो आप अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.